चलो लिखो। तो सबसे पहले एक ग्रुप की डेफिनेशन लिखते हैं। वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से सीखना है आपको। एक एक चीज का मीनिंग याद कुछ भी नहीं करना है, हर चीज का आपको मीनिंग अगर पता है तो लीनियर अलजेब्रा में आप बहुत बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन, बाद में इसका सबसे ग्रुप और फील्ड को पढ़ने के बाद इसका हम सिलेबस लिख लेंगे, लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। लिखो ग्रुप की डेफिनेशन। तो लिखो लेट G be a non-empty set. Let G be a non-empty set, and star is operation. Star is operation define on G. Define on G. Star is operation define on G. Then the structure G star is called. The structure G star is called. G star is called group. G star is called group if फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि अगर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो हमें क्या प्रूफ करना होता है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्या हो जाना चाहिए, जी। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्टार है वो क्या बन जाता है, जी पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है। यानी अगर हम कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं जी से और उनके ऊपर ये ऑपरेशन स्टार अगर ऑपरेट करते हैं, तो ये जो ए स्टार बी है वो हमेशा कहाँ बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। ठीक है, लिख लो। सेकंड लिखें इसमें, सेकंड लिखें स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या होना चाहिए, यानी ए स्टार बी ऑपरेट करेंगे स्टार सी पे और ये बराबर किसके आना चाहिए, ए स्टार और बी स्टार सी। ये डेफिनेशन होती है। हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस पे एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार अगर उस पर कोई ऑपरेशन डिफाइन किया आपने, तो जी स्टार जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कब बनता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं जी से और उनपे अगर आप स्टार ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो वो वापस किस में आना चाहिए, जी के अंदर। तो हमारा स्टार है वो क्या बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। सेकंड क्या है, स्टार इज एसोसिएटिव। इसका मीनिंग क्या है कि यहां से आप कोई भी तीन एलिमेंट लें, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है, ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाता है। थर्ड लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस कैसे देखना है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स, फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। ये लिख लेंगे। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हर एलिमेंट पे ऑपरेट करने पर ए स्टार ई ऑपरेट करेंगे तो वापस ए के बराबर आ जाए, या ई स्टार ए करने पे अगर ए के बराबर आ जाए, तो ये एलिमेंट इस जी का क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ऐसा एलिमेंट हमें आपसे ढूंढना है। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा तब तो उसके पास एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी की, वरना नहीं है। ठीक है, 4 नंबर लिखेंगे इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फोर्थ नंबर लिखो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ
existence of इनवर्स एलिमेंट। पहले डेफिनेशन लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हाँ भी नरेश, अभी हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में, फील्ड की डेफिनेशन और फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहीं से स्टार्ट किया है, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो छूट गया है वो रिकॉर्डेड में देख सकते हो, वैसे यहीं से स्टार्ट किया है मैंने ना। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता सकते हैं। तो लिखो, इसमें फोर्थ कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो आप इसमें लिखेंगे B बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड, B बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इफ A स्टार B बराबर क्या होना चाहिए, E बराबर B स्टार A। अगर B किसी एलिमेंट A का इनवर्स बनेगा कब, जब आप जो B है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी जब B को आप A पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों यहां से एक चीज तो समझ में आई कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस के बिना तो आप इनवर्स की एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकते, हाँ या ना, क्योंकि यहां से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है कि A स्टार E बराबर A, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तभी आप यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे, ताकि A स्टार B करने पे क्या आ जाए यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो ये जो B एलिमेंट है वो A का क्या बन जाता है, इनवर्स एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर G स्टार है वो ग्रुप बन जाएगा अगर वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले ये बताओ, ये डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए आपको, डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन है उन पे हमें कोई भी रिसर्च नहीं करना है, डेफिनेशन हमें बनाई हुई मिली है, उन पे हमें काम करना है। अब इसे ही ग्रुप क्यों कहते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन ग्रुप बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आई कि सर अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, पहली बात तो उस पे अगर आप कोई भी एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कब बनेगी, जब वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, सबसे पहले स्टार जो है वो क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड एसोसिएटिव होना चाहिए, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, फोर्थ सर इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं, तो अगर इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर, वो क्या फॉर्म करता है, हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है। तो नीचे आप लिख सकते हैं G स्टार बी ए ग्रुप, G स्टार बी ए ग्रुप। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं आया कि चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो G है वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब इसमें एक ग्रुप हमारे पास आबेलियन ग्रुप आता है, वो भी हमें पढ़ना है। तो आबेलियन ग्रुप कब बनता है कोई भी ग्रुप, जब वो कॉम्यूटेटिव हो जाए। मतलब क्या है उसका, लिखें इसमें, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप इसमें लिख लें आबेलियन ग्रुप। फिर इन पे हम एग्जांपल्स करते हैं कि किसी भी ग्रुप, अगर कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो और हमें कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दे तो उससे आप ग्रुप कैसे चेक करते हैं। ये ग्रुप थ्योरी में दोबारा भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन हमारे पास अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा बहुत ये काम में आता है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत पता होना भी जरूरी है। तो लिखें इसमें आबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट लिखें इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप। तो लिखे लेट G स्टार बी ए ग्रुप, लेट G स्टार बी एनी ग्रुप, any group, let G star be any group, then G star is called abelian group, then G star is called abelian group, G star is called abelian group if, ये abelian group कब बनता है, जब if for all
ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, जिसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर कोई भी ग्रुप आबेलियन ग्रुप कब बनेगा, जब उसमें फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी बराबर क्या आ जाना चाहिए, बी स्टार ए आ जाना चाहिए। तो ग्रुप से हमें केवल इतना पता होना चाहिए, बाकी हमारे कोई काम का नहीं है कि हमें ग्रुप कैसे चेक करना है, और वो भी काम नहीं आता है, लेकिन वेक्टर स्पेस की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। ताकि एक दो वेक्टर स्पेस हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप चेक करना आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, ये लिख सकते हो सभी। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो सिंपल सिंपल एग्जांपल है, जो आप खुद भी चेक कर सकते हो, z प्लस इंटीजर्स का सेट है, वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ऐसे ही q प्लस है वो लिख सकते हो आप, ऐसे ही r प्लस है वो लिख सकते हैं, c प्लस है वो लिख सकते हैं। ये सारे ग्रुप चेक कर सकते हो कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे मान लो आर स्टार डॉट, आर स्टार का मतलब क्या है, आर स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आर में से जीरो को हटाना। रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें से अगर हम जीरो हटाते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, आर स्टार। ऐसे ही यहाँ से क्यू स्टार का मतलब क्या है, कि जब आप क्यू में से अगर कोई जीरो एलिमेंट हटा देते हैं तो क्यू स्टार लिखा जाता है। तो ये डॉट के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, हमेशा ग्रुप बनाता है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं और भी एग्जाम्पल, जैसे सी स्टार डॉट। ये बाकी चीजें अपन ग्रुप में दोबारा पढ़ेंगे, मैंने कहा आपको हमारे जो जितना काम का है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी कि ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हमने देखा आबेलियन ग्रुप क्या होता है। अब देखो हम कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं। ये लिख लिया सबने, ये सबसे सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो आप वेरीफाई खुद कर सकते हैं। लिख लो इनको, इनको चेक कर लोगे ना, इनको आप डेफिनेशन पे वेरीफाई कर लोगे। हाँ बच्चा, कर लोगे सभी, ठीक है। तो क्यू स्टार डॉट, सी स्टार डॉट, ये बेसिक बेसिक है, ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। चारों ऑपरेशन सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ से ये पांचों के पांचों जो ग्रुप आपने लिख रखे हैं, ये सारे आबेलियन ग्रुप है। ये कितने जितने भी हैं, 7 ग्रुप है ना, सातों के सातों क्या है, आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये सारे आबेलियन ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखो हम यहाँ इसके बाद लिखते हैं जो हमारे काम आ सकता है। लिख लिया सबने। अब देखो थोड़े से टफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो एक सिंपल और ले लेते हैं, बाद में लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जी डिफाइन कर रहा हूँ, देखो इसमें 2x2 की मैट्रिसेज हैं, ए बी सी और डी, ये एंट्रीज हैं। और ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है इसमें। और ये सारी एंट्रीज मैं ले रहा हूँ बच्चों आर से, यानी रियल नंबर से, आर से ले रहे हैं। तो ये जो जी है वो मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं मैं कि ए आई जे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें से दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। जहाँ पे ए का मीनिंग क्या होगा, जिसमें एंट्रीज है वो कहाँ से आएंगी, आर से। और ये 2x2 की मैट्रिक्स है। और एक बी एलिमेंट डिफाइन कर लेता हूँ जिसकी एंट्रीज क्या है, बी आई जे, और ये भी क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ ऑपरेशन का मीनिंग डिफाइन कर देता हूँ, ए प्लस बी का मतलब है सिंपल मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये जो जी है वो इस एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बताओ। तो लिखो, यहां तक लिख लो पहले। तो लिखो जी इज ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन या विद ऑपरेशन या विद एडिशन ऑपरेशन या एडिशन, या फिर एक काम कर सकते हो, चलो पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद में देखते हैं। चलो लिखो इसमें, तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ तक लिख लो पहले।
देखो जी इज फॉर्म ए ग्रुप, जी इज फॉर्म ए ग्रुप विद 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 मैट्रिक्स एडिशन, विद बाइनरी ऑपरेशन, या विद मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन, विद मैट्रिक्स एडिशन, विद मैट्रिक्स एडिशन। अब वेरीफाई करो इसको, ग्रुप बन रहा है, कैसे बनेगा चेक करो। तो फर्स्ट क्या चेक करना है, बाइनरी ऑपरेशन। तो फर्स्ट चेक करो इसमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब शॉर्ट फॉर्म लिख दो ना यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन, बताओ है क्या। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, तो फॉर ऑल ए कोमा बी मैट्रिसेज आएंगी कहाँ से, जी से। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ए आई जे, और प्लस यहाँ से क्या आएगा, बी आई जे आ जाएगा। और इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड हो जाएंगी, ये आपको पता है कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप उसमें ये डाल सकते हो कंपोनेंट वाइज एडिशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आई जे, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आई जे। तो आप बताओ ये वापस किस में बिलोंग करेगा, जी में कि नहीं करेगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है ए आई जे जो एंट्रीज है वो कहाँ से ले रहे हैं आप, रियल नंबर से, और जो बी आई जे एंट्रीज है वो भी कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से। और दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक नया रियल नंबर आएगा। यहाँ पे एंट्रीज ऐसे ही ऐड होंगी ना, जैसे मान लो यहाँ ए वन है तो उधर वाली बी वन में ऐड हो जाएगी। ऐड करना आता होगा सबको, जहां तक मेरे को लग रहा है। ए वन बी वन और ये सी वन ये डी वन, ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें ऐड करना है ए टू बी टू और यहाँ सी टू और डी टू। तो ऐड कैसे करते हैं, सिंपली यानी यहाँ पे कंपोनेंट वाइज ऐड किया जाता है, ए वन प्लस ए टू, और यहाँ बी वन प्लस बी टू, और यहाँ पे हो जाता है सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू, और यहाँ बच्चों हो जाता है डी वन प्लस डी टू। ये लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे अब देखो ए वन बी वन सी वन डी वन ये भी रियल नंबर है, और यहाँ से ए टू बी टू सी टू डी टू ये भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर का सम है वो क्या आता है, हमेशा एक रियल नंबर आता है। इसका मतलब ये सारी एंट्रीज कहाँ से आएंगी, जी से। तो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या लिखते थे इसमें, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना होता है, वही ए प्लस। अब आपको पता है कि इन एंट्रीज को हमें ऐड करना है, तो पहले किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करो, बाद में तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ वेरीफाई कर सकते हो कि सर यहाँ पे फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी लेंगे, तीन एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे। तो हमें दिखाना है ए प्लस बी, पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करो और फिर इस तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर आप ए मैट्रिक्स में पहले बी और सी को ऐड करो और फिर इसमें ए को ऐड करो, कोई इफेक्ट आएगा क्या, तीन नंबर्स को ऐड करना है तो पहले आप किन्हीं दो नंबर को ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एसोसिएटिव हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एसोसिएटिव हो जाएगा। थर्ड हम क्या चेक करते हैं बच्चों इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट लिखो इसमें। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, यहाँ से ई मैट्रिक्स को हम ई से लिख देते हैं, और जहाँ पे वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, और ये किसका मेंबर होगा, जी का। और सच दैट आप लिख सकते हैं कि ए में जब आप ई ऐड करेंगे तो वापस किसके बराबर आ जाएगा। तो जो जीरो मैट्रिक्स है वो इसमें क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। जो जीरो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर लिखना है हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो नेक्स्ट इसमें लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, आसान आसान चीजें हैं। फोर्थ लिखो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट लिखो इसमें।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो अगर यहां से आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर आप यहां से कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लो B बिलोंग्स टू G, तो B बिलोंग्स टू G इज B बिलोंग्स टू G इज इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इफ, कब बनेगा, जब A प्लस बी किसके बराबर आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के। A प्लस बी किसके बराबर आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर माइनस A। तो इसका मतलब जो एंट्रीज आएंगी उन सब का नेगेटिव लिख दो आप, वो उसके के लिए क्या बन जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो A1 B1 C1 और D1, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आएगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स क्या बनेगा, -A1 -B1 माइनस का C1 माइनस का D1, ये इसका इनवर्स हो जाएगा एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लिख लो ये। और ये कॉम्यूटेटिव भी तो है, कॉम्यूटेटिव भी है, तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लिख सकते हो कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इसमें कॉम्यूटेटिव। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी इसमें कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लेना होता है कि फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू G सच दैट, हमें क्या दिखाना है, हमें पता है दो मैट्रिक्स को आप कैसे भी ऐड करो हमेशा दोनों क्या आएंगी, बराबर आ जाएंगी। दोनों मैट्रिक्स को आप कैसे भी ऐड करो दोनों हमेशा सम है, वो क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि दो रियल नंबर को आप कैसे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप लास्ट में लिख सकते हैं GBA आबेलियन ग्रुप, GBN आबेलियन ग्रुप। ये क्या बन गया, एक आबेलियन ग्रुप बन गया। क्या बन गया, एक आबेलियन ग्रुप बन गया। क्या मल्टीप्लिकेटिव के रेस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है, नहीं, क्यों, एसोसिएटिव नहीं होगा, क्यों, करेगा पक्का, क्या चाहते हो, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रखना चाहिए इंसान को। अरे इनवर्स कैसे निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो, एसोसिएटिव तो हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको याद होगा बचपन में पढ़ा होगा जब अपन छोटे छोटे थे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ याद है ना। लेकिन जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करते, क्योंकि उनमें इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे सेम जी डिफाइन करता, लेकिन अगर मैं यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव लिख देता तो यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। रीजन क्या था, क्योंकि वहाँ हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है। लेकिन ऐसे 2x2 की मैट्रिक्स ऐसी खूब सारी होती हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, जैसे ये ले लो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। इसका मतलब वो जी है वो क्या नहीं बनेगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो किस लिए नहीं करता, क्योंकि वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो बात की बात है, जैसे हम जब यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे ग्रुपोइड, आपने सुना हो नाम, ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है। लेकिन ये अभी हम वहां पढ़ेंगे कि जब मान लो केवल बाइनरी ऑपरेशन हो जाए तो क्या होगा, अगर उसके साथ एसोसिएटिव भी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अगर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसे कौन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वो सारी अलग अलग होती हैं। तो वो बात की बातें हैं, ठीक है, वो अपन जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल आबेलियन ग्रुप चेक करना आ सकता है, तो वो हमें चेक करना आना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप चेक करके बताओ मेरे को। अब कर लोगे ना सभी, ये पांचों प्रॉपर्टी चेक करके बता दोगे ना सभी, तो लिखो एक एग्जांपल। अभी स्पीड ठीक है ना, फास्ट नहीं है ना, हाँ हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, जी, और इसमें जो मैट्रिसेज आ रही हैं ए एंट्रीज हैं सबकी, ठीक है, और यहाँ से जो ए बिलोंग्स टू है वो आर स्टार है,
आर स्टार का मतलब समझ गए? आर स्टार का मतलब समझ गए सभी? यानी नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जी है वो क्या मल्टीप्लीकेटिव के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा? लिखो, जी इज ग्रुप और नॉट, जी इज ग्रुप और नॉट विद मल्टीप्लीकेटिव, वही कंपोनेंट वाइज, विद कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन, विद मल्टीप्लीकेटिव कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेटिव या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या डिफाइन है? कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बताओ फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा? क्यों? चेक तो करो, क्या पता कर जाए। क्यों नहीं करेगा? क्या? तो डिटरमिनेंट की जरूरत कहाँ है? यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? इनवर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जाता है, और वहां आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वहां आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप यहाँ पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पे पहुंचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे है, मल्टीप्लीकेटिव के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा चेक करो। अब करे या नहीं करे आप तो डेफिनेशन लगा दो, करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सर जी बाइनरी ऑपरेशन, ये लो सब लिख दो, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या किया जाता है? ऐसी दो मैट्रिक्स लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स में कैसे लोग रखे हुए हैं? सर सारे एक जैसे हैं। इस मैट्रिक्स में कैसे लोग आ रहे हैं? सारे एक जैसे आ रहे हैं, तो सारे एक जैसे रख दो। तो दो ले लो मैट्रिक्स, इसमें ए रख दो सब में, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो बना लो आप जिसमें सारे सेम रखने में बी बी और यहाँ पे बी और यहाँ बी रख दो। ये लो। अब हमें क्या करना है? सर ए डॉट बी करना है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, यहाँ ए हो जाएगा सब जगह, और यहाँ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये बी हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में फॉर्म कराना है, तो यहाँ से क्या आएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है सबको, तो यहाँ से क्या आएगा? 2ab, 2ab सारे एक जैसे आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई कर गया ना, तो ये बिलोंग्स टू क्या आ गया? जी, क्योंकि सर इसमें सारे एक जैसे दिख रहे हैं, और सारे एक जैसे दिख रहे हैं इसका मतलब वो उसी में आ गया, सारे एक जैसे दिख रहे हैं इसका मतलब वो उसी में आ गया। सेकंड क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे? एसोसिएटिव। सेकंड लिखो एसोसिएटिव, करो सभी। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कर लेना, हो जाएगा। कर लोगे क्या? ए डॉट बी और यहाँ डॉट सी बराबर आना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी, बराबर आ जाएगा, विश्वास कर सकते हो, बराबर आ जाएगा, विश्वास कर सकते हो, वरना चेक कर सकते हो। ए बी सी बिलोंग्स टू जी, लिख लो ए बी सी बिलोंग्स टू जी, एसोसिएटिव हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं? थर्ड क्या लिखा जाता है बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि आप इसके किसी भी एलिमेंट पे, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? फॉर ऑल ए का मतलब यहाँ पे सारी एंट्रीज हमने ए ले ली, ठीक है, बिलोंग्स टू जी। जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो लिखो आप, तो मैं ये तो लिखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ई का मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? ई जो मैट्रिक्स है मैं वो डिफाइन कर देता हूँ, ई बराबर सारे सेम एलिमेंट। ये लो, वन वन क्यों लिख रहे हो? हमने सारे ई एलिमेंट लिख दिए, ई रख दिए सारे, सच दैट क्या थी डेफिनेशन, कि सर यहाँ से ए डॉट ई बराबर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। अब यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे जो भी आएगा, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स का मान क्या है? यहाँ से ए हो जाएगा सब जगह, और यहाँ ई मैट्रिक्स का मान क्या है?
यहाँ पे ई ई ई है, और यहाँ पे वापस बराबर किसके आना चाहिए, ए के बराबर केवल डेफिनेशन लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ ही मत ना, खुद का दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2AE 2AE, और यहाँ पे 2AE, और यहाँ से 2AE, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो दोनों इनको कंपोनेंट वाइज यानी कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इनको कंपेयर करेंगे तो मैं ऊपर लिख दूं क्या, यहाँ पे यहाँ से देखो कंपेयर करोगे तो 2AE बराबर ए आ जाएगा, ई बराबर क्या आ गया, हाफ। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, हाफ 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 हाफ। ई का मान आ गया ना, देख लो आप कंपेयर करा तो यहाँ से ई का मान देखो क्या आया, हाफ आया। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, हाफ 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 हाफ। अब आप किसी भी मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा देख लो भले ए मैट्रिक्स आएगी, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बना, अब देखो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, और वहां जो आप ए इनवर्स डिफाइन करते हो ना, वो हमारे पास वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करती है। तो यहां से आप लिख सकते हो ई बराबर जो हमारे पास आया 1/2 1/2 1/2 1/2। अब ये तो अलजेब्रा होती है, इसे तो अलजेब्रा कहते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2। अब इससे आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में आपको क्या ज्ञात करना है, इनवर्स। अब वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा, हम डेफिनेशन लगाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट इसमें लिखो 4 नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। 4 नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, तो यहां से हम क्या करते थे, बी बिलोंग्स टू, तो बी कोई एलिमेंट ले लेते हैं, बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए, और ए मैट्रिक्स आप डिफाइन कर लेते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स है। तो ये जो बी है वो ए का इनवर्स कब बनता है बच्चों, डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने, इफ, कब, जब यहां सर ए को बी पे ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी यानी ई के बराबर आना चाहिए। ये हम डेफिनेशन जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट का इनवर्स कब बनता है, जब यहाँ ए डॉट बी करने पे वो ई के बराबर आ जाए। ये डेफिनेशन लिखी थी हमने। अब लिखो इसमें, कंपेयर करो क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए सारी एंट्रीज ए हैं, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, बी, और यहाँ पे इसकी एंट्रीज है हाफ 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 और हाफ। इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया कितनी बार, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 2ab आ जाएगा, ये 2ab आ जाएगा, यहाँ से ये 2ab आ जाएगा, और यहाँ से ये 2ab आ जाएगा। और किसके बराबर आया बच्चों, यहाँ से ये, यहाँ हाफ हाफ और ये हाफ और ये हाफ आ गया। तो देखो यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, बी मैट्रिक्स का, और बी की जगह हमें देखना बी क्या आएगा, एक बी का मान निकाल लो। तो कंपेयर करो क्या आ रहा है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 2ab बराबर सर हाफ आ गया, तो बी का मान कितना आया 1/4a। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे आप, 1/4a 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 1/4a। तो इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो इसके बाद लिख लेना, b बराबर क्या आ गया 1/4a 1/4a और 1/4a 1/4a। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अब आप इस a को b पे ऑपरेट कर लो, भले ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, मतलब ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, हाफ 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 हाफ। हाँ, अब नॉन जीरो मैंने क्यों लिखा था, समझ आ गया। अब अगर मैं ए को नॉन जीरो नहीं लूंगा तो यहाँ पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं वहां आर स्टार नहीं लिखता हूं तब वो ग्रुप नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, स्टार लिखा है। अब समझ आएगी ये बात। और अब यहां से आप ए डॉट बी करोगे तो 2ab आ रहा है, और बी डॉट ए करोगे तब भी क्या आएगा, 2ab आएगा। मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव है, लिख लो, कॉम्यूटेटिव है, लिख लो इसको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो इसमें, कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, कॉम्यूटेटिव।
नेक्स्ट लिखो इसमें कॉम्यूटेटिव, जो 5th नंबर है कॉम्यूटेटिव। क्या आ जाएगा? फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। चेक कर लेना भले आप, रख के इसमें ए को ले लो, ए रख दो, बी रख दो इसमें, और टू ए बी आएगा दोनों साइड। दोनों साइड क्या आएगा? टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। इसका मतलब ये जी क्या बन गया? आबेलियन ग्रुप। क्या बन गया? आबेलियन ग्रुप। एक और दे दूं ग्रुप, बता दोगे? चलो तो अब थोड़ा सा टफ लिखते हैं। एफ आर टू आर फंक्शंस हैं, एफ ऑफ ए टाइप के फंक्शन है, और वो कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ ए ऑफ एक्स है, वो ऑपरेट होता है ए प्लस एक्स। अब रियल आ गई है ना, रियल आते ही बच्चे डर जाते हैं। लेकिन यहां हमें ग्रुप चेक करना है। अब मैं ग्रुप में कुछ भी लिख दूं, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आप केवल और केवल डेफिनेशन जानते हो। सर इसमें जैसे आदमी होंगे वैसों को हम उठा के रख देंगे, जैसे इसमें रखे होंगे वैसों को वैसे ही उठा के रख देंगे। और यहाँ ऑपरेशन में डिफाइन करता हूं, फॉर ऑल एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी, और यहाँ एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी बराबर यहाँ एफ ऑफ ए कंपोजिशन एफ ऑफ बी। ये मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया। तो आपको वेरीफाई करना है कि जी स्टार बी ए ग्रुप और नॉट, जी स्टार इज ग्रुप और नॉट, जी स्टार इज abelian group or not, जी स्टार इज abelian group or not, जी स्टार इज abelian group or not। ये हमें वेरीफाई करना है। जी स्टार इज abelian group or not। करो चेक करो सभी। बताओ ग्रुप है क्या ये? पहले आप इस बाइनरी ऑपरेशन को सोल्व किया क्या? कंपोजिशन सोल्व करना आता है सबको? कैसे ऑपरेट करते हैं कंपोजिशन को? पहले इसको हल कर लो ना, ये इसका मीनिंग क्या होगा। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे हमें एफ ए स्टार एफ बी और इस पे ऑपरेट करना है मान लो एक्स। ये कैसे ऑपरेट होगा? एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी ऑफ एक्स। ये तो सब जानते हो ना, कंपोजिशन हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी ऑफ एक्स। पता है नहीं? कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है? अब देखो एफ ऑफ बी ऑफ एक्स कैसे लिखा जाता है, इसने दिया है कि जब ऐसा फंक्शन आए ना, यहाँ कुछ लगा और यहाँ एक्स लिखा हो, तो उसको आप कैसे लिखते हैं? ए प्लस एक्स। तो आप ऐसा लिख दो एफ ऑफ ए, और ये कैसा लिखा जाएगा? बी प्लस एक्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ इसको कोई एक नंबर मान लो, कुछ एक एलिमेंट मान लो, तो यहाँ ए लगा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो कैसे लिखते हैं?
दोनों को ऐड करके। ये याद करो ना, यहाँ से ये एलिमेंट आता है, यहाँ एलिमेंट आता है, इन दोनों को ऐड करके लिखा जाता है, हम इतना जानते हैं। तो यहाँ इसके बराबर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ a प्लस बी प्लस एक्स लिख सकते हैं हम। और इसको हम दोबारा ये लिख सकते हैं सर यहाँ से कि f ऑफ a प्लस बी ऑफ x लिख सकते हैं। ये लोग कोई तकलीफ थोड़ी है, क्योंकि इसको वापस ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। इसका मतलब देखो यहाँ से इसके बराबर यहाँ से क्या आ गया, इसके बराबर यहाँ से क्या आ गया। तो इसका मतलब सर हमारे पास ऑपरेशन हम समझ गए क्या है, एफ ए स्टार एफ बी का मीनिंग आप कहना चाहते हो एफ ए प्लस बी, बस अब हो गया। समझ आई बात ये, ठीक है लिख लो। और यहाँ ये ए क्या है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ साथ में लिखना है इसको, यहाँ साथ में लिखना ए जो है वो क्या है, आर से बिलोंग करता है। ये साथ में लिख लेना जी के अंदर, ए के बारे में डिफाइन नहीं किया ना हमने, ए वहाँ पे रियल नंबर है। ये बात समझ में आई नहीं कि ऑपरेशन को पहले आप ऑपरेशन को हल करना है। तो यहाँ एफ ए स्टार एफ बी का मीनिंग क्या हो गया, एफ ए प्लस बी। अब आप यहाँ जब भी कोई दो फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो सर वहां में आप कंपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। और यहाँ से इसको हल करके हमने लिख लिया कि भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब आप जो दो फंक्शन आप उठाओगे तो यहाँ इस फंक्शन को हम ये नीचे वाले जो एलिमेंट है रियल नंबर है इनको ऐड करके लिख देंगे। दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो एक तीसरा क्या आएगा, तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एसोसिएटिव हो जाएगा। आप इन तीन यहाँ पे एफ ए स्टार एफ बी लेंगे, एक एफ सी लेंगे, तो किन्हीं दो रियल नंबर को पहले ऐड करो, तीसरे को बाद में ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा चेक करो, ये यहां तक ये लिख लिया क्या, हटा दूं क्या इसको, लिख लिया सबने। तो फर्स्ट उम्मीद करता हूं बाइनरी ऑपरेशन आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप ऐसे कर सकते हैं। दो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जी से, तो एफ ए स्टार एफ बी आप ऑपरेट करेंगे तो आपने प्रूफ कर लिया ये एफ ए प्लस बी के बराबर आएगा, वापस जी में आ जाएगा। सेकंड आप चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव, सेकंड आप चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव, वहाँ सर हम एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी ये तीन एलिमेंट ले लेंगे जी से, और यहाँ ऑपरेट करेंगे एफ ए स्टार एफ बी और पहले स्टार एफ सी, और फिर ये बराबर आना चाहिए किसके, एफ ए स्टार एफ ऑफ बी स्टार एफ ऑफ सी के बराबर आना चाहिए। आप वेरीफाई कर लेना, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप डेफिनेशन याद रखो कि सर आपने बताया था फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, आपने कहा था एफ ए स्टार एफ ई करने पे एफ ए आना चाहिए, कहा था। जैसा डेफिनेशन में बोला वैसा लिख दो आप, तो भले ही आप कुछ भी नहीं जानते हो। सर ये हम जानते हैं, इनको लिख सकते हैं एफ ए प्लस ई। सर ये तो एफ ए के बराबर हो गया, सर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस ई बराबर ए, तो सर ई बराबर 0। हम समझ गए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एफ ऑफ 0, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, एफ ऑफ 0। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट एफ ऑफ ई को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 ये लिख लेंगे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट। अब क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट। तो बताओ इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन बताना जरा। सर एफ बी इज इनवर्स, एफ बी बिलोंग्स टू जी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए इफ, क्या डेफिनेशन थी बच्चों कि सर एफ ए स्टार एफ बी करने पर आपने कहा एफ ई आना चाहिए, मतलब एफ 0 आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यहां से ये बन जाएगा एफ ए प्लस बी बराबर एफ 0 आना चाहिए, और यहाँ से ए प्लस बी बराबर 0 आएगा सर, तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का ए। इसका मतलब एफ ए का इनवर्स कौन है, एफ ऑफ माइनस ए। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हर एलिमेंट का, बिल्कुल।
ए अगर रियल नंबर है तो माइनस ए भी उसमें मिलेगा, हमेशा रियल नंबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, ये लिख लिया सबने, तो ये मैं हटा देता हूं यहां से। तो सर यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ ए का इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, नोटेशन जानते हो ना सभी, इनवर्स एलिमेंट का नोटेशन ये होता है। तो एफ ए का इनवर्स कौन बना बच्चों, एफ ऑफ माइनस ए, सर ये हम समझ गए। और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि जी है वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। लगते हाथ आबेलियन भी चेक कर लो, कॉम्यूटेटिव चेक कर लो, हो जाएगा। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। इसका मतलब सर ये तो बन गया आबेलियन ग्रुप। क्या बन गया, आबेलियन ग्रुप। तो लिख लो इसको, तो कॉम्यूटेटिव लिख लेंगे। नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए लिखते हैं हम हमेशा फॉर ऑल एफ एफ बी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए स्टार एफ बी बराबर क्या आना चाहिए, एफ बी स्टार एफ ए। तो सर ये तो आ जाएगा एफ ए प्लस बी बराबर एफ बी प्लस ए, लिख लो। तो ये क्या बन गया, जी स्टार बी ए आबेलियन ग्रुप, जी स्टार बी ए आबेलियन ग्रुप, जी स्टार बी ए आबेलियन ग्रुप। 3-4 ग्रुप और पढ़ेंगे अपन जो हमारे काम आएंगे, ये लिख लो पहले। और ये ग्रुप थ्योरी का भी काम हो रहा है साथ में, अगर आपको पता चल रहा हो तो आगे 3 लेक्चर कम हो जाएंगे अगर ये इतना पढ़ लेंगे तो। अपन इतना 3 लेक्चर में पढ़ा जाता है वहां पे, और आज अपन आधे लेक्चर में पढ़ लिया अपन ने। हटा दूं ये, समझ आ रहा है ना। तो नेक्स्ट लिखो इसमें। अब देखो बड़े बड़े ग्रुप लेते हैं जिनसे में डर लगता है, सीक्वेंस वाला ग्रुप ले लूं क्या, आज बड़े बड़े ग्रुप लेंगे जिनसे में डर लगता है। चलो पहले फंक्शन वाला ले लेते हैं। अब देखो मैं साथ में लिख देता हूँ, आप सारे एक साथ 1 बाय 1 करके चेक कर लेना। अभी करते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ जी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इसमें पहले आप यहाँ ऐसा लिखेंगे, x इज नॉन एम्प्टी सेट, x इज नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ g डिफाइन कर रहा हूँ मैं ऐसे फंक्शंस जो x से मान लो r पे डिफाइन है, x से r पे डिफाइन है, और यहाँ से f इज फंक्शन, f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन, ठीक है। और यहाँ ऑपरेशन आप डिफाइन कर देते हैं, दो फंक्शन का ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं कि f कोमा जी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स कैसे ऑपरेट होगा, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे ही होता है ना, कि यहाँ x से r में जा रहा है, तो जो रेंज सेट आएगा वो किसका सबसेट होता है हमेशा, कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है हमेशा, कोडोमेन का। ये तो हम जानते हैं ना, बेसिक चीज है कि अगर एफ ए से बी में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन का डोमेन होता है, ये फंक्शन का कोडोमेन होता है, और इसका जो रेंज सेट आता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट आता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, बेसिक चीजें। तो आपको इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में चेक करना है कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, आबेलियन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर सकते हैं। दो फंक्शंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक फंक्शन आता है। अगर आप 2-3 फंक्शन को ऐड करोगे तो आप पहले किन्हीं 2 फंक्शन को ऐड कर लो, फिर तीसरे को ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, वो क्या बन जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, पता है ना। किसी भी फंक्शन में, या फिर क्या बन जाएगा, जीरो फंक्शन ले लो, जीरो फंक्शन आप किसी भी फंक्शन में ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, वही फंक्शन आ जाता है। तो जीरो फंक्शन इसका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। फिर एफ एक्स का इनवर्स देखना है तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि अगर एफ एक्स अगर फंक्शन है तो माइनस एफ एक्स है वो भी क्या होता है, हमेशा फंक्शन हो जाएगा। और एफ प्लस जी करो या जी प्लस एफ करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमेशा क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। चेक कर लोगे, अब जरूरत है क्या चेक करने की, कर सकते हो ना, पांचों वही प्रॉपर्टी चेक करनी है अपन को, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। बाकी सेम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा फंक्शन बन जाता है, जीरो फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट अगर मैं मान लो यहाँ डिफाइन कर दूं
एक्स अगर हमारे पास, या फिर पोलिनोमियल्स का सेट ले ले तब भी वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ जी सच दैट पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स का पावर सेट नहीं है, ये पोलिनोमियल है। पावर सेट ऐसे डिफाइन होता है, पी ऑफ ए, सेट हमेशा कैपिटल से डिनोट किया जाता है ना, वो पोलिनोमियल है। तो आप लिख लेंगे इसमें पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, इसका मीनिंग क्या है मैं लिखवा देता हूँ। पी ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, पी ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, पी ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल with coefficient, with coefficient, with coefficient, with coefficient of px, with coefficient of p of x, या फिर ऐसे लिख सकते हो p of x be a polynomial and coefficient of p of x belongs to r, r मतलब रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या है, सेट का मीनिंग क्या है, p of x belongs to rx का मतलब क्या होता है कि p of x एक पोलिनोमियल है और जिनके कोफिशिएंट है वो कहां से ले रहे हैं आप, r से ले रहे हैं। कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है कि हम सर पोलिनोमियल जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ p of x का मतलब होता है a नोट प्लस a1x प्लस an(x) की पावर n, तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल होता है और यहाँ से इसके जो ये कोफिशिएंट है ai's ये हमेशा r से ले रहे हैं। इसका मीनिंग ये है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका मीनिंग ये है। अब यहां से अगर आप कोई दो पोलिनोमियल लेंगे तो उनको ऐड करेंगे तो एक पोलिनोमियल ही आएगा। दो पोलिनोमियल को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक पोलिनोमियल आता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक क्यू एक्स पोलिनोमियल डिफाइन कर लो जिसके कोफिशिएंट बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी एन एक्स की पावर एन हो जाएगा, जहाँ बी आईज है वो किसके मेंबर है, आर के मेंबर है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ ऑपरेशन क्या डिफाइन करोगे, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये भी हमेशा क्या आ जाएगा, एक पोलिनोमियल जो वापस किस में बिलोंग करेगा, जी के अंदर। अब इनको ऐड कर लोगे ना, ऐड कैसे करोगे, ए नोट प्लस बी नोट प्लस ए वन बी वन एक्स, ए टू बी प्लस बी टू एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है ए नोट बी नोट क्या है, रियल नंबर है, तो उनका सम भी रियल नंबर आएगा। ए वन प्लस बी वन भी रियल नंबर आएगा, ए एन प्लस बी एन भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये एक पोलिनोमियल वापस किस में बिलोंग कर जाएगा, जी में। तो यहाँ जीरो पोलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। इनवर्स की बात करेंगे तो सर इनके कोफिशिएंट क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, एक रियल नंबर होता है। ये सारे सेट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस बनाएंगे अपन आगे जाके, और वो हमेशा हमें याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। तो इनसे हमें फेमिलियर हो जाना है। ये अपने मतलब घर के इंसान हैं, ऐसे जैसे जानकार हैं, रोज मिलते रहेंगे, हाय हेलो करते रहेंगे, ये ऐसे लोग हैं। इनसे दूरियां बना लेंगे तो लीनियर अलजेब्रा से दूरियां बन जाएगी। तो आज से ये अपने लोग हैं, अभी तक नहीं थे लेकिन आज अपनी सोसाइटी में आ गए, तो इनमें अपनत्व दिखाना है, एनी टाइम याद रखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप से इनको फेमिलियर कर लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट वेक्टर स्पेस में लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार चेंज कर दिया मैंने ताकि आप आगे चीज़ें समझ पाओगे आसानी से। 6 या 7 वेक्टर स्पेस होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा काम आते हैं, उनको याद रखना होता है, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो एक और बना लेते हैं। मैट्रिक्स वाला हमने बना लिया था पहले, पोलिनोमियल वाला ले लिया हमने, फंक्शन वाला हमने ले लिया। अब एक सीक्वेंस वाला ले लें, ले लेते हैं। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, अगर आपको पता हो तो। सीक्वेंस भी तो एक फंक्शन ही होता है, बस फिक्स क्या कर देते हैं कि सर वहां डोमेन फिक्स हो जाता है, क्या, नेचुरल नंबर। एक फंक्शन होता है वो एक सीक्वेंस बन जाता है अगर आप डोमेन क्या फिक्स कर दो, नेचुरल नंबर। तो कभी भी सीक्वेंस से घबराया मत करो, सीक्वेंस को आप फंक्शन से कंपेयर करा करो कि सर अभी आपने लिखा था कि एफ एक्स से आर में, लिखा था ना मैंने, एफ एक्स से आर में एफ इज ए फंक्शन, तो सर आप क्या बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ एन लिख दो, ये क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस, ये क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। तो आप लिखते हैं, इसमें लिखो z, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने, ये लिख सकते हैं इसमें
इसको नोटेशन दे देता हूँ मैं थोड़ा, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो मैं इसका नोटेशन डिफाइन कर दूँ, आर और ऐसे लिख दो ऐसे। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब तो ये है कि ए एन जो है वो क्या है, एक रियल सीक्वेंस है। यहाँ पे सीक्वेंस का कलेक्शन आ जाएगा रियल का, या फिर एक काम करते हैं ऐसे मत लिखो, लिख लिया क्या? दोनों तरीके से लिखवा देता हूँ, दोनों तरीके से लिख लो। जी बराबर, या यहाँ से आप लिखो एक्स बराबर नेचुरल नंबर, ठीक है? दोनों तरीके से डिफाइन कर देते हैं। तो जी डिफाइन हो जाएगा फंक्शंस एन टू आर, और यहाँ लिख लो एफ इज फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बराबर ए एन बी ए सीक्वेंस का कलेक्शन सच दैट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन आर। कोई तकलीफ? डिफाइन ऑन आर, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। आज से हमारे लिए दोनों क्या है? सेम है। अब देखो, हमें यहाँ रियल काम में नहीं आएगी, यहाँ हमारे रियल काम नहीं आ रही है, हमें तो ऐसे लोग रखे हैं, हम क्यों सीक्वेंस जानते हैं इनको? हम तो सर नहीं जानते ये सीक्वेंस है, हम तो ये जानते हैं इसमें ऐसे लोग आएंगे। जैसे मैंने लिखा नहीं बाकी सेट्स को, किसी में हमने फंक्शन रख दिया, किसी में हमने मैट्रिक्स रख दी, किसी में हमने एफ ए टाइप के फंक्शन रख दिए, है ना, अलग अलग लिए हमने, किसी में पॉलिनोमियल डाल दिए, लेकिन चेक तो हम ग्रुप ही कर रहे हैं। भाई रियल तो तब काम आता है जब हमें सीक्वेंस की प्रॉपर्टी पढ़नी हो, लेकिन हमें तो केवल सीक्वेंस रखनी है इसमें। अब सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कब वो बाउंडेड होती है, कब अनबाउंडेड होती है, वो हमें नहीं पता और हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ पढ़ते हैं अपन? वो तो रियल में पढ़ते हैं, अपन यहाँ नहीं पढ़ते हैं। तो हमें तो ये रखा है कि सर हमने यहाँ पे आर पे डिफाइन होने वाली हमने सारी सीक्वेंस रख दी इसमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रियल सीक्वेंस कहते हैं। अगर आप क्यू पे डिफाइन कर लोगे तो वो सर रैशनल सीक्वेंस हो जाती हैं। अगर सब आप जेड पे डिफाइन कर लोगे तो वो इंटीजर की सीक्वेंस हो जाती हैं। सर आपने अगर उसको सी पे डिफाइन किया, ये चेंज करते रहो, अगर आपने यहाँ सी रख दिया तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस हो जाएगी। तो वो तो नाम है ना उनके अलग अलग, लेकिन हमने क्या लिया है? हमने तो सर सीक्वेंस लिए, वो ऐसे लिखी जाती है। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूं? ऑपरेशन। अब क्या डिफाइन करना है भाई? हमने पहले क्या डिफाइन करते हैं सर? हम पहले सेट लाते हैं, मैं सेट ले आया। अब क्या करते हैं सर? अब इसमें आप ऑपरेशन डिफाइन कर दो। कैसे? देखो, ए एन और दूसरा क्या ले लूं? बी एन ले लूं, दूसरा बी एन ले लूं। भाई एलिमेंट तो दो ही लेने हैं, और ये सर जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप तो इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाओ और यहाँ से चलते बनो। ये लो सर। तो सर यहाँ हम कहाँ कह रहे हैं, इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर दो ना, ये तो ये इसी में आएगा, बस होगी। ये ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम क्या चेक कर लेंगे कि ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने यहाँ सीक्वेंस नहीं पढ़ा, हमने यहाँ ग्रुप पढ़ा है इसको। और अब ए एन पता तो है ना वैसे लिखते कैसे? ए एन का मतलब जानते हो सभी? ए नोट, ए वन, ये सारी टर्म्स होती हैं। ए वन से स्टार्ट कर सकते हो, ए वन, ए टू, ए थ्री, सो ऑन। ये सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। या बी एन का मतलब क्या है? बी एन का मतलब सर हो जाएगा यहाँ पे बी वन, बी टू, बी थ्री, सो ऑन। तो सर यहाँ ए एन प्लस बी एन का मतलब ये लो लिख देते हैं सर। ए एन बी एन का मतलब हो जाएगा सर यहाँ ए वन प्लस बी वन, कोमा ए टू प्लस बी टू, कोमा ए थ्री प्लस बी थ्री। बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? बताओ जरा। ये लो, ये सीक्वेंस आ गई। तो सर यहाँ आपने ए वन और बी वन को रियल नंबर लिया, तो ये भी तो रियल नंबर ही आएंगे, क्योंकि ए वन और बी वन का मतलब क्या है? इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा? रियल नंबर। यहाँ पे इमेज कहाँ आएंगी? आर में आएंगी, क्योंकि हम ले कौन सी सीक्वेंस रहे हैं? रियल नहीं दोनों की, क्योंकि कहाँ डिफाइन किया मैंने? देखो ये रहो आर। तो ये फर्स्ट टर्म है, वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा, या जो फर्स्ट टर्म है वो भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अब वो होगा क्या, वो हमें नहीं पता। अब वो तो सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा ना वो क्या दे रहा है, लेकिन होगा तो रियल नंबर ही। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सर दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है? रियल नंबर आता है। तो ए एन प्लस बी एन
तो सर हमारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, हमें तो यहाँ ऑपरेशन आपने डिफाइन किया, हम तो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इसको ग्रुप चेक कर देंगे। ग्रुप कब बनेगा कि सर बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन तो मिल रहा है, क्योंकि दो रियल सीक्वेंस का ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, एक रियल सीक्वेंस आ रही है तो आप लिख सकते हो कि ये वापस जी में आएगी, ये वापस कहाँ आएगी, जी के अंदर आएगी। फेमिलियर हो जाओ इनसे, बहुत अच्छा रहेगा आगे। ठीक है, अब चेक करो इसको ग्रुप है क्या। अब बाइनरी तो हो गया, यहाँ से इसको फर्स्ट बाइनरी ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। मैंने दो ले लिया यहाँ पे, ए एन और बी एन, और ए एन प्लस बी एन वापस किस में आ गया, जी में। तो ऐसे लिख सकते थे इसको, ये भी जी का मेंबर है और ये भी जी का मेंबर है, तो ये भी जी का मेंबर आ गया। अब कॉम्यूटेटिव में बताओ, सॉरी एसोसिएटिव हो जाएगा सर, एसोसिएटिव हो जाएगा क्योंकि हमें टर्म्स को ऐड ही तो करना है, हो जाएगा ये। और आइडेंटिटी एलिमेंट सर जीरो, जीरो सीक्वेंस, यानी सारी टर्म उसकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो सीक्वेंस क्या है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स सर उसका माइनस कर देंगे, वो इनवर्स आ जाएगा, माइनस ए एन कर देंगे, मतलब जो रियल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। और ए एन प्लस बी एन करो या बी एन प्लस ए एन करो, कॉम्पिटेटिव भी है सर। ये तो आबेलियन ग्रुप बन गया, क्या बन गया, एडिशन के। तो रियल सीक्वेंसेस का कलेक्शन एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, आबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, आबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। कर लोगे, ठीक है। अब एक लास्ट और बचा है, वो और लिख लेते हैं इसमें। अब देखो, एक जी और डिफाइन करते हैं लास्ट इसमें। जी बराबर, इसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN, ठीक है, और बिलोंग्स टू आप पहले एक बात बताओ, क्या आप ये जानते हो कि G1 अगर ग्रुप होता है तो G1 क्रॉस G2, G1 और G2 अगर ग्रुप है तो G1 क्रॉस G2 ग्रुप होता है, जानते हो क्या ये बात? अगर नहीं जानते हो तो इससे पहले वो जानेंगे, वरना यहाँ अनजान हो जाएंगे, वरना यहाँ अनजान हो जाएंगे थोड़े बहुत। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ऐड कर लो आप पहले, एक स्टेटमेंट प्रूफ कर लेते हैं अपन। लिखो G1 स्टार, यहाँ ऑपरेशन ले लेना G1, और यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन स्टार ले लेते हैं, एंड यहाँ G2, और इसका ऑपरेशन क्या लूँ, कोई भी डॉट ले लेता हूँ, डॉट ले लेता हूँ। R2 ग्रुप, R2 ग्रुप, R2 ग्रुप्स, R2 ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस G2, और G1 क्रॉस G2 डिफाइन कैसे होगा, A कोमा B, A कोमा B such that A belongs to G1 और B belongs to G2। अभी मैंने क्या लिया, G1 और G2 दो ग्रुप ले लिए, और उससे मैंने एक G1 क्रॉस G2 एक स्ट्रक्चर डिफाइन की, और वह कैसी है, A कोमा B टाइप की है, जहां A एलिमेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट कहां से आ रहा है, G1 के रेस्पेक्ट G1 से आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट कहां से आ रहा है, G2 से आ रहा है। तो क्या ये जो G1 क्रॉस G2 है ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, इस ग्रुप और नॉट। अब आप कहोगे सर बाइनरी ऑपरेशन बताओ,
भी ऑपरेशन डिफाइन करो तो हम बताएंगे ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ जो ऑपरेशन है वो कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइन करना है। तो आप लिख सकते हैं इसमें G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप, इज फॉर्म ए ग्रुप, इज फॉर्म ए ग्रुप with component wise addition, with operation 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 component wise addition। अब कंपोनेंट वाइज एडिशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखो यहां से मैं अगर कोई दो एलिमेंट लेता हूं तो एक एलिमेंट मैंने लिया x, वो कैसा आएगा सर? वो a1 कोमा b1 टाइप का आएगा, जो कहां से लेंगे अपन? G1 क्रॉस G2 से। सर एक एलिमेंट आप y ले लो, जो आप लेंगे a2 कोमा b2, और जो कहां से लेंगे आप? G1 क्रॉस G2 से, G1 क्रॉस G2 से लेंगे। तो यहाँ x स्टार y का मतलब क्या होगा? x स्टार y का मतलब होगा सर यहां से a1 और प्लस a2 और यहां से b1 प्लस b2, यानी कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब ये होता है फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएंगे और सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं G1 G2 G3 ग्रुप डिफाइन कर दूंगा तब भी वही बात है, तब भी वही बात है, एक और ऐड हो जाएगा सर, A1 A2 A3 आ जाएगा, इधर B1 B2 B3 आ जाएगा, या सॉरी A1 यहाँ पे B1 और एक C1 और आ जाएगा, ऐसे डिफाइन कर देंगे। 3 कंपोनेंट में आ जाएगा, 4 कंपोनेंट में आ जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ हमें चेक करना है कि ये जो G1 क्रॉस G2 है वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। इसे बोलते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन। क्या बोला जाता है? कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो चेक कर सकते हो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे चेक करोगे? वही यहां से दो एलिमेंट x और y लेंगे, तो यहां से देखो a1 और a2 किसके एलिमेंट है? a1 और a2 किसके एलिमेंट है? G1 के। नहीं उल्टा कर दिया अपन ने, नहीं सही है, यहाँ a2 लिया ना हमने, हाँ तो ठीक है। तो a1 और a2 किसके एलिमेंट है? G1 के। क्यों? क्योंकि G1 ग्रुप दिया हुआ है, क्योंकि a1 है और a2 दोनों G1 के एलिमेंट है, तो a1 प्लस a2 कहाँ आएगा? हमेशा G1 में ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर G1 ग्रुप दिया हुआ है। ऐसे b1 और b2 किसके एलिमेंट है? G2 के, तो b1 प्लस b2 किसका एलिमेंट आएगा? G2 का आएगा, क्योंकि G2 ग्रुप दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऑपरेशन जो लगेगा वो कौन सा आ जाएगा? अब ये ध्यान रखना, यहाँ एडिशन का मतलब है अब इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो कौन सा आएगा? जो ग्रुप का ऑपरेशन, जो हमें ग्रुप पे ऑपरेशन डिफाइन है। या एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा आएगा? जो आपने ग्रुप पे ऑपरेशन डिफाइन किया है वही आएगा। तो अगर मान लो यहाँ आपने स्टार डिफाइन किया है तो आप यहाँ पे स्टार लिख देंगे, और अगर यहाँ आपने डॉट लिया है तो यहाँ आप डॉट लिख देंगे। तो ये वापस किस में आना चाहिए सर? ये वापस G1 क्रॉस G2 में। और कंपोनेंट वाइज एडिशन लिया है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा? प्लस, तो फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस होगा। दोनों लिख सकते हो, अलग वो अलग लिख लो यहाँ पे। अगर आपने एडिशन लिया है तो वहां सर G1 और यहाँ एडिशन आएगा, और यहाँ G2 और यहाँ एडिशन आएगा, तो यहाँ एलिमेंट जो x स्टार y है वो कैसे बन जाएंगे? A1 प्लस A2, और यहाँ बन जाएंगे B1 प्लस B2, ऐसे डिफाइन हो जाएगा। तो ये ग्रुप फॉर्म करता है हमेशा, कंपोनेंट वाइज हमेशा ये क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। तो आर अभी हमने चेक किया था, आर क्या होता है? आर प्लस ग्रुप होता है। आर क्रॉस आर ग्रुप होगा कि नहीं होगा? आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर होगा ना? अभी तो आप कह रहे हो होगा, होगा। ये वैसे वेरीफाई कर लोगे या मेरे को बताना है? कर लोगे ना? हाँ, वही सेम डेफिनेशन से करना है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए कि आर क्रॉस आर, अब आर क्रॉस आर का मतलब सबसे पहले आप पूछोगे सर आर पे ऑपरेशन एडिशन, आर पे ऑपरेशन एडिशन। तो आर क्रॉस आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर, ये भी लिखा मिल सकता है, ये लिखा मिल सकता है, दोनों एक ही बात है। और इसका मतलब अब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा a, b बिलोंग्स टू
ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी है वो कहाँ से आ जाएंगे, आर से। इसका मीनिंग है कि नहीं है। और अब ये सर ये ग्रुप बनेगा, यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा सर, यहाँ एक्स है वो मान लेते हैं ए वन कोमा बी वन, और यहाँ जो वाई है वो ले लेते हैं अपन ए टू कोमा बी टू। तो यहाँ एक्स स्टार वाई क्या आएगा सर, यहाँ एक्स स्टार वाई जो आएगा वो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कोमा बी वन प्लस बी टू। ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनेगा। अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो जरूरी नहीं है ग्रुप बनेगा। अगर आपने यहां मान लो ए वन प्लस ए टू कर दो, या आपने मान लो कर दिया बी वन डॉट बी टू कर दो, तो वो ग्रुप बनना जरूरी है। अगर आप यहां चेंज कर दोगे ना ऑपरेशन तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन की बात करेंगे। अब देखो आर क्रॉस आर लिखा मिल सकता है, इसको आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब आर एन भी लिख सकता हूं मैं इसको, आर एन का मतलब क्या होगा सर, वहां एन कंपोनेंट आ जाएंगे। जैसे मान लो आर क्यूब लिखना चाहूं तो उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे आर क्यूब लिखना चाहूं तो उसका मीनिंग क्या होगा, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, देखो वो तीन ग्रुप्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो तीन ग्रुप्स का प्रोडक्ट सर हम लिख सकते हैं आर क्रॉस आर, इसको सर आप लिख सकते हो आर क्यूब। इसका मीनिंग होगा सर यहाँ से ए कोमा बी कोमा सी, और यहाँ से ए बी सी है वो कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे। ये भी तो ग्रुप बनेगा, लेकिन यहाँ सर एलिमेंट वही सेम, यहाँ एक्स हो जाएगा ए वन कोमा बी वन कोमा सी वन, और यहाँ सर वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए टू कोमा बी टू कोमा सी टू। तो यहाँ से एक्स स्टार वाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर यहाँ से ए वन प्लस ए टू, यहाँ बी वन प्लस बी टू, और यहाँ आ जाएगा सी वन प्लस सी टू। बताओ लिख सकते हो कि लिख सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे मैं आर एन लिख सकता हूँ, आर एन का मतलब कितना कंपोनेंट आ जाएंगे, एन कंपोनेंट आ जाएंगे। तो डिफाइन कर लो नेक्स्ट इसमें आर एन। तो नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर क्रॉस आर कितने टाइम, एन टाइम, कितने टाइम, एन टाइम। इसको आप लिख सकते हैं आर एन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए वन कोमा ए टू डॉट डॉट ए एन, यहाँ कंपोनेंट वाइज है। अब इसको कई ऐसे भी लिख देते हैं, और यहाँ ए आई जो है वो सारे कहाँ से आएंगे, आर से। ऐसा लिखा भी मिल सकता है, एक ही बात, एन टपल में आ जाएगा। अब यहाँ भी वही सेम काम है। तो यहाँ अब एलिमेंट कैसे लोगे एक्स और वाई सर, उसमें एन कंपोनेंट ले लेंगे, ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन, बी वन कोमा बी टू कोमा बी एन। वही एक्स स्टार वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से एलिमेंट कैसे लेंगे, ये समझ आ रहा है ना सबको। यहाँ ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन, और यहाँ जो y बनेगा वो आ जाएगा बच्चों बी वन कोमा बी टू कोमा बी एन। और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, इसको मैं जी नाम, इसको जी नाम ले लो यहाँ पे, ये जी, ये जी से बिलोंग कर रहा है, ये भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ एक्स स्टार वाई जो आएगा उसको आप लिख सकते हो ए वन प्लस ए टू, और यहाँ से बी वन प्लस बी टू, और कॉमा यहाँ से आप लिख सकते हो कॉमा ए एन प्लस बी एन। ये आ जाएगा इसका ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करता है। ये ग्रुप की सारी चीजें होंगी। अब जो मैंने पढ़ा है इसको 2 मिनट रीडिंग लगा लो आप पूरे की। जो चीज नहीं समझ में आ रही है मेरे से पूछ लो। काफी पेज भर गई क्या, हाँ अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। 2 घंटे खूब, 4 घंटे खूब नहीं हो जाते हैं क्या, कितना लिखा जाता है 4 घंटे में, और 6 घंटे बैठ जाओ तो रीडिंग लगा लो फटाफट। कोई चीज़ समझ में नहीं है दोबारा पूछ सकते हो।
ताकि अब अपन फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, फील्ड के बारे में। तो आज बेसिक बेसिक चीजें आज पढ़ लेंगे, कल से हमारा वेक्टर स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 15-20 मिनट का और बचा है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट आज। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे लीनियर अलजेब्रा। पढ़ लो, पहले लिख लो, इसको पढ़ लो अच्छे से। लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट लिखते हैं इसमें फील्ड की डेफिनेशन। अब ग्रुप का आपको इतना नॉलेज अगर है ना, तो अब आपकी ग्रुप की बाकी चीज़ें यहाँ इतनी काम नहीं आती। अगर फिर भी कोई चीज़ें आता है कभी कभार, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इसमें क्या यूज में आता है। एक देखो, जेडपी ग्रुप पढ़ा है क्या आपने? जेडन, जेडन ग्रुप पढ़ा है क्या? वो और एक देख लो, वो भी आ जाता है कई बार। देखो ये पढ़ा होगा अगर कई बार। जेड एन होता है, वैसे तो जेड एन ऐसे लिखा जाता है ये, जेड एन। इसका मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2 से लेकर n-1, और यहाँ ये n एलिमेंट्स होते हैं इसमें 0, 1 से लेके n-1। और यहाँ जो ऑपरेशन डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं ए एडिशन मॉडुलो n और b। ए एडिशन मॉडुलो n b, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब यहाँ ये ध्यान रखेंगे, फॉर ऑल a, b कहाँ से लेते हैं? zn से, सच दैट ये लिखेंगे। और यहाँ ये ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करो और उसको n से डिवाइड करो, और जो यहाँ रिमाइंडर आता है वो इसके अंदर होना चाहिए। ये इसके ऑपरेशन की वो है ब्यूटी, कि यहाँ ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि जब यहाँ आप एडिशन मॉडुलो n लगाते हो, उसका मतलब क्या है कि आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लोगे, उन दोनों एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे और इस n से डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर है वो वापस किस में आना चाहिए? Zn में आना चाहिए। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई Z4 डिफाइन किया, तो Z4 का मतलब यहाँ से क्या हो गया सर? 0, 1, 2, 3, ये 4 एलिमेंट आएंगे, n-1 तक जाएगा। देखो ये ग्रुप में हम दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे काम आ जाएगा कई बार, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम जानते नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें 4 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 4 लगेगा। मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब है कि आप यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू Z4, तो यहाँ ए एडिशन मॉडुलो 4, बी जो है ये वापस अगर Z4 में आएगा, तभी तो आप बाइनरी ऑपरेशन बताओगे इसको। और इसका मीनिंग ये है कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे और बी को, और आप 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो किस में आना चाहिए? वापस Zn में आना चाहिए। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कोई दो नंबर लो, उनको ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इसी में मिलेगा। देख लो भले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। सर 0, 1 ऐड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, यही मिल रहा है। 1 और 2 ऐड करेंगे, 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, इसी में मिल रहा है। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, लेकिन 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, वो भी इसी मिल रहा है। और इन्हीं को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, 3 को 3 में ऐड करेंगे, तो 6 और 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, वो भी इसी में आ रहा है। 2 + 2 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो भी इसी में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0 एलिमेंट, क्योंकि आप किसी एलिमेंट में 0 ऐड करके उस एलिमेंट से डिवाइड करो, वही एलिमेंट आ जाएगा। क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है? 4 से कम है, तो सारे रिमाइंडर बनेंगे यही। अगर ये रखोगे तो ये रिमाइंडर बन जाएंगे। तो सर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 0 एलिमेंट है। इनवर्स कौन है?
इनवर्स कौन है? इनवर्स हर एलिमेंट का अलग होगा ना, तो ए का इनवर्स कौन होगा? ए इनवर्स का मतलब माइनस ए, जो एलिमेंट होगा, तो यहाँ तो माइनस में एलिमेंट ही नहीं है, मतलब रिमाइंडर का मतलब सर, रिमाइंडर का मतलब है सर ए प्लस बी और एन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए सर। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था? जीरो था। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था यहाँ? जीरो। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो अगर मान लो मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसी की बात करूं, तो यहां से अगर मैं मान लो कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, जैसे आप ले लो कोई भी दो इच्छा से, आपसे कौन से लोगे बताओ? जैसे आपको चेक करना है कि सर बताओ आप वन का इनवर्स कौन है इसमें? -3 कहाँ है इसमें? अरे ग्रुप में तो इसमें नहीं है, जब वो वह कैसे हो सकता है इनवर्स? इनवर्स बाहर से लाते हो क्या कहीं उधार? भाई यार बगल वाले उधार दे दो यार, इनवर्स चाहिए हमें। अरे इनवर्स एलिमेंट तो ग्रुप का ही होता है, तो आप -3 कैसे बोल सकते हो? -3 कहाँ दिख रहा है आपको? सोचो थोड़ा, ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है। थोड़ी देर पहले आप आते ही कह रहे थे सर अलजेब्रा क्या होता है, अब पता चल रहा है ना अलजेब्रा क्या होता है। अरे इनवर्स कहाँ से आएगा? ग्रुप से ही आएगा। तो आपको ग्रुप में -3 कहाँ दिख रहा है? क्यों पीछे पड़े हो उसको बेचारे के? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, आप डेफिनेशन को फिर भूल गए। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप दोबारा रिपीट करना एक बार, कि सर किसी एलिमेंट बी का, कोई एलिमेंट बी किसी एलिमेंट ए का इनवर्स बनेगा यदि ए पे ऑपरेशन, और यहां ऐसे लिखेंगे ना, देखो यहां मान लो बी है वो ए का इनवर्स है, तो सर यहां ए एडिशन मॉड्यूलो 4 बी और बराबर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? तो सर यहां तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इन दो एलिमेंट को ऐड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब वो बी ए का क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो सर यहां तो 1 का इनवर्स तो 3 है, क्योंकि 1 में आप 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 को डिवाइड करोगे तो सर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1 का रिमाइंडर कौन हुआ? 3 का रिमाइंडर कौन हुआ? मतलब इनवर्स, सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ। 1 का इनवर्स 3 और 3 का इनवर्स 1 हो गया। 2 का इनवर्स कौन है? सर 2 का इनवर्स तो 2 है, क्योंकि 2 में 2 ऐड करो 4 और 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर। तो सर यहाँ 0 कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका इनवर्स हमेशा कौन होता है? वो खुद होता है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करो 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सर 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स, ऐसे चेक। बात आई समझ में? तो -3 नहीं बोलना है, रिमाइंडर वो सॉरी इनवर्स हमेशा घर का इंसान ही होता है, बाहर पड़ोसी को इनवर्स नहीं रख सकते अपन, है ना, ध्यान रखना है। ये वैसे ग्रुप में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है हमारे पास जो जेडपी काम आता है, बार बार मैं जेडपी यूज में लूंगा तो ऐसा नहीं हो कि हम देखते रहे यार ये क्या भला है ना, जेडपी काम में आएगा। ये थोड़ा सा उतार लो अपने, एक तो ये जरूर ध्यान रखना इसका मतलब ये रिमाइंडर ऐसा कुछ है ना सारा, ताकि थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगे नहीं कि हम अलजेब्रा जानते नहीं है, अच्छी खासी अलजेब्रा जानते हैं ऐसा महसूस होना चाहिए। और बच्चों ये तो अबेलियन ग्रुप भी बनेगा, आपको दिख रहा हो तो ए को बी में ऐड करो, एन से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर वही आएगा जब आप बी को ए में ऐड करके एन से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर चेंज थोड़ी हो जाएगा। 2 + 3 का रिमाइंडर और 3 + 2 का रिमाइंडर सेम ही आता है शायद। इसका मतलब क्या है सर? ये तो कॉम्यूटेटिव हो गया सर, ये तो अबेलियन ग्रुप बन गया। इसका मतलब लास्ट में लिख सकते हो कि Zn एडिशन मॉड्यूलो n के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है? अबेलियन ग्रुप। लेकिन हमारे जो काम आएगा वो n को हम प्राइम नंबर रखेंगे ना, वो हमारे काम आता है। जब n को हम क्या रखेंगे? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके फील्ड बनेगा। तो हमारे जो काम आएगा वो स्ट्रक्चर लिख लेंगे ZP। ZP का मतलब क्या है? यहाँ n को मैंने क्या ले लिया? प्राइम नंबर। तो ये कहाँ तक जाएगा सर? 0, 1 से लेकर p-1 तक। तो यहाँ ऑपरेशन क्या हो जाएगा? a, b बिलोंग्स टू ZP, और यहाँ से इसका मतलब होगा सर a एडिशन मॉडुलो p, और यहाँ b आएगा
और इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी को आप डिवाइड करेंगे p से, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा कहाँ आएगा, इसमें ZP में। तो ये जो ZP है वो एडिशन मॉडुलो p के रेस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो p के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। और इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, p एलिमेंट होते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर तो जानते हो ना, जितने उसमें एलिमेंट होते हैं उतना ही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। लिख लो। ये सारी चीजें हम ग्रुप थ्योरी की पढ़ रहे हैं जो हमारे लीनियर में काम आ सकती हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत इनकी जानकारी रखनी है। बाकी पूरा ग्रुप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, कम से कम 1 महीना लगता है, 1 सवा महीना। हटा दो ना इसको, लिख लिया सबने। अब लिखो फील्ड की डेफिनेशन। फील्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं, सब फील्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं। क्या हुआ, बच्चा परेशान है लीनियर का? लो, लीनियर का सिलेबस में कल अपन आते ही लिख लेंगे सबसे पहले कि यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 6 यूनिट में डिवाइड करूंगा। 6 के 6 यूनिट्स का सिलेबस आपको एनी टाइम याद होना चाहिए। पहले तो सिलेबस याद करने में लग जाएगा 1 दिन, ताकि याद हो जाए। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ा था। तो कल आते ही 6 की 6 यूनिट्स का हम सिलेबस लिखेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज तो पहले हम बेसिक, क्योंकि लीनियर तो स्टार्ट कल से होगा, अभी तो हम बेसिक उधारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये हमने ग्रुप से उधार लिए, अब हम कुछ रिंग से उधार ले लेते हैं। भाई फील्ड की डेफिनेशन उधार दे दो, तो लिखो फील्ड, फील्ड की डेफिनेशन लिख लेंगे। लिखो, लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एफ क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और साथ में एंड स्टार, या फिर यहाँ ऑपरेशन एडिशन ले लेता हूँ मैं, एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू ऑपरेशन, आर टू ऑपरेशन, आर टू ऑपरेशन डिफाइन ऑन, डिफाइन ऑन एफ। ये दो ऑपरेशन है, एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर दो ऑपरेशन डिफाइन है, एक को मैंने एडिशन लिया है और दूसरे को मैंने मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कोई भी दो ऑपरेशन हो सकते हैं, ये दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं, इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड ले लेते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एडिशन का मतलब यहाँ एडिशन ही हो, आप ऐसे याद रखेंगे कि ये फील्ड का फर्स्ट ऑपरेशन है और ये फील्ड का सेकंड ऑपरेशन है। तो हमेशा डॉट का मतलब डॉट ही हो जरूरी नहीं है, हमेशा डॉट का मतलब, जैसे भी हमने लिया नहीं क्या, जैसे ग्रुप में हमने एडिशन, यहाँ पे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमने लिखा था एडिशन मॉडुलो एन, तो ये एडिशन तो नहीं होता है, तो नया ऑपरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडिशन मॉडुलो एन बोला जाता है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन भी होता है, उसमें वहां मेंशन कर लो, करो तो वो, वैसे हम फील्ड का एग्जांपल लेंगे तब कर लेंगे। उसमें भी वही होता है कि जैसे यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स को ऐड करके एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर देख रहे हैं। उसमें मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन में क्या हो जाता है कि ए डॉट बी करते हैं, फिर एन से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर लिखा जाता है। तो वहाँ एडिशन की जगह वहाँ उन दोनों को पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता उसमें। ठीक है, ये लिखें, एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड
addition and multiplication are two operation defined on f, then f, the structure f plus dot, the structure f plus dot is called filled, if इज कॉल्ड फील्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है एफ फर्स्ट ऑपरेशन और यहाँ आप लिखेंगे सेकंड ऑपरेशन, ये हमारी फील्ड बन जाएगी इफ, यानी यदि फर्स्ट कंडीशन कि एफ जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। जो हम चेक करना जानते हैं, अभी हम चेक करके आए, आबेलियन ग्रुप हम चेक कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो एफ स्टार का मतलब क्या है बच्चों, कि जो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम यहां हटा देंगे। अब एडिशन के रेस्पेक्ट में नॉर्मली हम आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेके चलते हैं, जीरो को। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, जीरो। तो यहाँ एफ स्टार का मतलब क्या है, एफ में से आपने जीरो हटा दिया। लेकिन आप याद क्या रखेंगे कि सर हम जीरो याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हटाना है। अब वो जीरो है तो जीरो सही, और है तो और सही, ठीक है। तो यहाँ एफ स्टार और यहाँ सेकंड ऑपरेशन क्या लिया आपने, डॉट, इज आबेलियन ग्रुप। और थर्ड आप लिखते हैं इसमें, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मीनिंग क्या होता है, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब होता है ए प्लस बी डॉट सी करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ए प्लस बी डॉट सी को लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, लिख लेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, ए डॉट बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये राइट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन और ये लेफ्ट हो जाता है। तो ए डॉट बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर कोई स्ट्रक्चर, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। वो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। लिख लो डेफिनेशन। अब एग्जांपल लिख सकते हो जो सिंपल हम जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आर प्लस डॉट है वो फील्ड होता है, आप जानते हैं सी प्लस डॉट है वो फील्ड होता है, क्यू प्लस डॉट है वो फील्ड होता है। ये सारे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सारे फील्ड होते हैं। और इसी में देखो अब एक फील्ड ये भी आज ध्यान रखेंगे आप, जेड पी और एडिशन मॉडुलो पी और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रेस्पेक्ट में ये फील्ड होता है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी का मीनिंग क्या था, याद है ना, ए, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी डॉट बी का मीनिंग क्या है, सर यहाँ ए डॉट बी करेंगे, पी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखा जाता है। ये याद रखें। ये सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट का तो मैं लिखवा चुका आपको, ये सेकंड का ऑपरेशन का मीनिंग होता है, ये जो आप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना उसका मीनिंग होता है। ये सारे फील्ड होते हैं। और लिखवा देता हूँ दो चार जो हमें हमारे काम आते रहेंगे। ये लिख लिया सबने। एक देखो ये आप जानते हो क्यू रूट पी, क्यू रूट पी का मतलब क्या होता है, ए प्लस रूट पी, पी मतलब प्राइम नंबर है, इंटू बी। और जहाँ ए कोमा बी है वो कहाँ से आएंगे, आर से आ जाएंगे, सॉरी क्यू से, क्यू ले रहे हो ना तो क्यू से आ जाएंगे। ये भी क्या होता है, हमेशा फील्ड होता है। ये भी क्या होता है, फील्ड होता है। कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पी क्या है, वेयर लिख लेंगे, वेयर पी इज प्राइम नंबर, वेयर पी इज प्राइम नंबर। जैसे आपको लिखा मिल जाए कहीं क्यू रूट टू, तो सर ये फील्ड होता है, क्यू रूट थ्री ये फील्ड होता है, ऐसे सो है, ऐसे एग्जाम्पल्स। अब क्यू रूट टू का मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी रूट टू इंटू बी आ जाएगा, ए प्लस रूट टू इंटू बी आ जाएगा। क्यू रूट थ्री का मतलब हो जाएगा ए प्लस रूट थ्री इंटू बी आ जाएगा।
जहाँ ए बी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे फील्ड होते हैं। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे फील्ड थ्योरी में, लेकिन हमें यहाँ पे जो हमारे काम आएंगे वो सारे फील्ड्स हम यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो। बता दो। अब सब फील्ड की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं लगते हाथ। सब फील्ड क्या होता है बताओ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, सब फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, सब फील्ड। सब फील्ड वही लिख लो, एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड एंड एफ डेस इज नॉन एम्प्टी सबसेट। ऐसे लिख लेंगे एफ डेस, और ये नॉन एम्प्टी को ऐसे लिख सकते हैं, इज सबसेट ऑफ एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड and f dash is subset non-empty subset of f, then f dash is subfield of f if f dash itself is a field, या itself a field, f dash itself a field with same operation of field, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, f dash is itself a field, यानी f dash क्या होना चाहिए, खुद अपने आप में क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, और सेम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, कौन से, जो हमारे पास फील्ड पे डिफाइन है। तो f dash है वो क्या बन जाता है, f प्लस डॉट का सब फील्ड बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि f, ये लिख लिया ना सबने, f dash is itself a field with same operation defined on f। तो f पे ऑपरेशन डिफाइन है, उनके रेस्पेक्ट में अगर f डेस आपका फील्ड बन जाए, तो f डेस फील्ड कैसे चेक करोगे, सेम वही तरीका होता है कि f डेस प्लस के फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सर अबेलियन ग्रुप, फिर f डेस स्टार है वो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, और डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब एग्जांपल्स देखो, जैसे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे अगर मैं कहूँ c, जैसे मान लो r है, वो r है वो c का क्या बन जाएगा, सब फील्ड बन जाएगा। r है वो c का क्या है, तो आप लिख सकते हैं r इज, या r प्लस डॉट इज सब फील्ड ऑफ c प्लस डॉट, और खुद का सब फील्ड होता है, खुद का क्या होता है, हमेशा सब फील्ड होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, r प्लस डॉट इज सब फील्ड ऑफ r प्लस डॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं, खुद का क्या होता है, सब फील्ड होता है। ऐसे ही q प्लस डॉट है वो r प्लस डॉट का क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही q प्लस डॉट है वो क्या हो जाएगा, r प्लस c प्लस डॉट का भी क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। ऐसे ही जो q प्लस डॉट है वो सब फील्ड हो जाएगा किसका, q रूट 2 और प्लस और डॉट, इसका सब फील्ड हो जाएगा। q प्लस डॉट है वो q रूट 2 प्लस डॉट का सब फील्ड हो जाएगा, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे q रूट 2 है, अगर q रूट 2 है वो सब फील्ड हो जाएगा किसका, r का, r प्लस डॉट का होगा कि नहीं होगा बताओ, अरे आएंगे तो इसमें रियल नंबर ही ना,
ए प्लस रूट टू बी, वो भी तो एक रियल नंबर ही होगा, तो आर प्लस डॉट का क्या हो जाएगा, वो सब फील्ड हो जाएगा। तो ये सारे सब फील्ड है। सुपर फील्ड क्या होता है, सुपर फील्ड, ये तो सारे सब फील्ड है। सब फील्ड का मतलब जो इसके बराबर हो या इससे छोटे हो। सुपर फील्ड का मतलब होता है जैसे सी प्लस डॉट है, वो आर प्लस डॉट का सुपर फील्ड है। सी प्लस डॉट है वो आर प्लस डॉट का क्या है, सुपर फील्ड। तो सुपर फील्ड को मतलब बड़ा वाला, ये सारे क्या है, सब फील्ड है। तो सब फील्ड कौन सा होता है, जो या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, सब फील्ड कहलाते हैं। लेकिन इसी को आप लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जो सी प्लस डॉट है वो आर प्लस डॉट का सुपर फील्ड है। ऐसे ही आर प्लस डॉट है वो तो सब फील्ड में ही आएगा। ऐसे ही आर प्लस डॉट है वो क्यू प्लस डॉट का सुपर फील्ड है। सुपर मतलब बड़ा वाला। ऐसे आप लिख सकते हो कि आर प्लस डॉट इज सुपर फील्ड ऑफ क्यू प्लस डॉट, सी प्लस डॉट इज सुपर फील्ड ऑफ आर प्लस डॉट। ये चीजें काम में आएंगी अपने सारी, समझ रहे हो ना ये बात, कि सी प्लस डॉट इज सुपर फील्ड ऑफ आर प्लस डॉट और आर प्लस डॉट इज सुपर फील्ड ऑफ क्यू प्लस डॉट। ऐसे आप लिख सकते हो क्यू रूट टू प्लस डॉट इज सुपर फील्ड ऑफ क्यू प्लस डॉट। क्यू रूट टू प्लस डॉट है वो क्यू प्लस डॉट का क्या हो जाएगा, सुपर फील्ड हो जाएगा। तो सब फील्ड सुपर फील्ड का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया। सब फील्ड का मतलब सर उसके बराबर हो या उससे छोटा वाला हो, वो सारे सब फील्ड में आ जाते हैं। और बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, सुपर फील्ड कहते हैं। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, सुपर फील्ड कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपको समझनी है। अब इसमें दो स्टेटमेंट ऐड कर लो, फिर आज यहीं तक करेंगे। एक स्टेटमेंट ऐड करो। हाँ, इक्वल हो सकते हैं। नहीं, एम्प्टी सेट है वो कभी फील्ड नहीं बनता। एम्प्टी सेट है वो कभी फील्ड नहीं, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो वो ग्रुप भी नहीं बनेगा। नहीं नहीं, इस तरफ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका सबसेट लिखा है ना साथ में, इसलिए इस तरफ लिख दिया है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन इधर लिखोगे तो फिर ये सबसेट नहीं दिखा पाओगे, या तो आप अलग से लिखो इसको, दो लेंथ, फिर दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे, एफ डेज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड एफ डेज इज सबसेट ऑफ एफ। वो मैंने एक साथ लिखने के चक्कर में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट तो ये लिखना है कि हमारे पास अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी कभी भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल नहीं होती है। ये स्टेटमेंट हम याद रखेंगे। यानी फाइनाइट फील्ड जो होता है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा किस टाइप की होती है, पी टू द पावर एन टाइप की होती है। पी का मतलब प्राइम नंबर। तो अगर आपके पास दुनिया में कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा कैसी आएगी, पी टू द पावर एन टाइप की। ये हम पढ़ेंगे फील्ड थ्योरी के अंदर। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा पी टू दी पावर एन टाइप की होती है। अगर पी टू दी पावर एन टाइप की होती है तो यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हो, क्या इसको कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजिबल है, कर सकते हैं। जब आपका कोई ऑर्डर है वो अगर पी की पावर एन का है तो क्या इसको दूसरा प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है कभी, नहीं। इसका मतलब यहाँ से दो चीजें हमें लिखनी है कि अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा सम पी टू दी पावर एन टाइप की होती है, और फाइनाइट फील्ड की जो कार्डिनलिटी है वो कभी भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल नहीं होती है, मतलब किसी एक सिंगल प्राइम की पावर में लिखी जाती है। दो स्टेटमेंट और उधार लेने हैं, बाकी हमें इतनी नॉलेज है अगर, तो हम आराम से लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट लिख लो। पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो आप, पहले तो ये लिखो कि फॉर ऑल, दो स्टेटमेंट लिख लो। ये लिख लिया था ना सबने, तो लिखें इसमें फॉर ऑल पी, पी मतलब प्राइम नंबर,
for all p is prime number and n belongs to natural number and n belongs to natural number, there exists finite field, there exists finite field, there exists finite field of order, there exists finite field, there exists finite field such that कार्डलेटी ऑफ f इक्वल्स टू p टू द पावर n। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास इस दुनिया में हर प्राइम की पावर n कार्डलेटी का फील्ड एग्जिस्ट करता है। हर प्राइम की पावर n का 2 की पावर 10 का मिल जाएगा, 2 की पावर 12 का मिल जाएगा, 3 की पावर 5 का मिल जाएगा। हर प्राइम की कोई भी नेचुरल पावर आप डिफाइन कर दो, उस कार्डलेटी का फील्ड, फाइनाइट फील्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लिखने में छोटी सी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब क्या हुआ इसका? पहले इसका मतलब बताओ क्या हुआ कि सर हर प्राइम के लिए, हर प्राइम नंबर के लिए p टू दी पावर n कार्डलेटी का फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करता है। हर प्राइम नंबर के लिए p टू दी पावर n कार्डलेटी का फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो, मतलब जैसे सर 3 की पावर 5 कार्डलेटी का फील्ड मिल जाएगा, 5 की पावर 3 कार्डलेटी का फील्ड मिल जाएगा। सर हर प्राइम की पावर की कार्डलेटी का फील्ड मिल जाता है। और वो हम यहाँ तो अभी आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं अगर कहीं फील्ड, तो आपको याद होगा कि आप ऐसे डिफाइन करते थे। यहाँ जेड डिफाइन करते हो जेड पी एक्स अपॉन, या एक पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं जो इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है और उसकी जो डिग्री है वो n आती है, तो यहाँ इसकी कार्डलेटी p टू द पावर n हो जाती है। जेड पी एक्स अपॉन यहाँ क्या आता है, एक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं, तो इसकी कार्डलेटी यहाँ से p टू द पावर n डिफाइन की जाती है। ये फील्ड थ्योरी में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें केवल ये स्टेटमेंट याद रखना। क्या स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर लो आप, उस प्राइम की पावर का ऑर्डर, उस प्राइम की पावर की कार्डलेटी का एक फाइनाइट फील्ड इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करता है। जो कोई भी आप नंबर ले लो, लेकिन होना क्या चाहिए, वो किसी प्राइम की पावर में होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहां से आप एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो, लिखो कि इफ f इज फाइनाइट फील्ड, if f is finite field, if f is finite field, if f is finite field, then कार्डलेटी ऑफ f इक्वल्स टू सम p टू द पावर n। अगर f फाइनाइट फील्ड है तो उसकी जो कार्डलेटी है वो हमेशा p की पावर n में होती है। जहां p क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप लिख लेंगे वेयर p इज प्राइम नंबर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख लेंगे। तो अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कार्डलेटी हमेशा क्या होती है, सम p टू द पावर n में होती है, सम p टू द पावर n में होती है। तो यहां से इसको और लगा के आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, और लगा के स्टेटमेंट लिख लो। देखो फाइनाइट फील्ड नहीं, लिखो द कार्डलेटी ऑफ finite field, the cardinality of finite field never divisible by, the cardinality of finite field is never divisible by two distinct prime number, never divisible by two distinct prime number. The cardinality of finite field, the cardinality of finite field is never divisible by two distinct prime number, is never divisible by two distinct prime number। ये बेसिक था, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम लीनियर अलजेब्रा में इसको यूज में लेंगे। ये हमारी अलजेब्रा मतलब मॉडर्न अलजेब्रा की चीजें हैं। अब ये तो है नहीं, या तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि या तो आप पहले मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ो पूरा,
जिसमें आप ग्रुप पढ़ोगे, फिर रिंग पढ़ेंगे, रिंग में फील्ड पढ़ेंगे, देन आप ये स्टार्ट करो लीनियर अलजेब्रा। लेकिन उसमें क्या है कि उसका वेटेज इतना है नहीं और आपका मैटर बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि हम इतनी चीज़ें उधार ले लेते हैं एक बार, बाद में दोबारा पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे अच्छे से, और हम इसके सहारे हम क्या पढ़ सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकते हैं। अब इससे अलावा कोई चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आएगी। और आज आप जाके एक छोटा सा काम करना, आपके पास कोई मैट्रिक्स की बुक है क्या, कोई छोटी सी बच्चों वाली बुक, जो कभी जीवन में कहीं मैट्रिक्स लिखी हो उसमें, नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अपनी बुकलेट मिलेगी आपको। उसमें क्या है कि हमें मैट्रिक्स के बारे में ज्ञान नहीं लेना है, हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ के आना है। डेफिनेशन इन द सेंस क्या है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और फिर यहाँ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी आ जाएगी, ऑर्थोगोनल आ जाएगी। इन मैट्रिक्स की हमें केवल और केवल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो एक एक लाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, केवल डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं याद करनी है, केवल डेफिनेशन पढ़ के आएंगे पर, वरना फिर मैं कल आपको शुरुआत में एक बार लिखवा दूंगा, या अपनी बुकलेट में लिखी हुई है सारी चीज़ें, आप एक बार रीडिंग मार लेंगे उसकी। केवल रीडिंग मारने से वो याद हो जाएगी, क्योंकि जैसे होता है ना कि ये बेसिक चीज़ें, अब एक तो होता है कि मैं पहले तुम्हें यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ाने बैठूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज है, अपन मैट्रिक्स से नहीं पढ़ेंगे, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे। अब देखो मैं फिर कह देता हूँ, आप जब भी किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि नोट्स हमेशा एक ही टीचर के फॉलो करना। अगर आपने किसी दूसरे टीचर के नोट्स फॉलो करे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन नोट्स केवल एक ही टीचर के फॉलो करना। क्योंकि देखो मैंने कहा ना, अब यहाँ मेरा लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने का मेथड अलग है, मैं मैट्रिक्स से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी पूरी अप्रोच जो रहती है वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रहती है। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स पे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले पूरी दुनिया भर की मैट्रिक्स पढ़ ली और फिर लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे। हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स मानेंगे, और सारी प्रॉपर्टी हम किसकी पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उसकी अप्रोच होती है वो यूनिक होती है और इजी होती है। आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे ना, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, उनमें सारी बुक्स आपको जब भी आप पढ़ने बैठेंगे हमेशा वेक्टर स्पेस से डिफाइन होगी। वो एक अलग बात है कि अगर जैसे सोम सीरीज वगैरह ये बुक्स हैं, ये कोई स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं आती हैं, इनमें तो मैट्रिक्स लिखी होती है दुनिया भर की। जैसे एक तो सोम सीरीज आती है, और एक कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है कोई मैट्रिक्स की अलग से पूरी बुक की, तो वो हमें नहीं पढ़नी। हम सारी प्रॉपर्टीज है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कवर कर लेंगे, वहाँ हमें कम पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक्स में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 800-900 क्वेश्चन तो इसमें रखे हुए हैं इसके अंदर, आप इसको देखना। इसमें मैंने 30 असाइनमेंट दे रखे हैं, और इसमें अभी तक 6 यूनिट है वो अलग से मिलेगी, इसमें नहीं है वो, जिसमें हमारे बाइलिनियर आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है, इनर प्रोडक्ट आता है, वो अलग से है। इनके सारे क्वेश्चन अपन इतने नोट्सों से कर लेंगे और यहाँ क्लास में कर लेंगे बहुत, लेकिन अप्रोच बन जानी चाहिए। क्वेश्चन दिखते हैं चलते हुए, ये जिस दिन हो जाएगा आराम से कर सकते हैं।